मेटलिक ऑक्साइड विद किससे, एसिड्स या बेसिस। ठीक है, दिस वाज द टॉपिक एंड इन दिस वन आई होप वन रिएक्शन आई हैव explained already, and I told that in the next week we will start, that is some of the metallic oxides, like that the aluminium oxide behaves like the amphoteric oxides। तो उसी के लिए मैं आपको बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चा होता है Al2O3, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम जनरल नेम, कमर्शियल नेम एल्यूमिना भी बोलते हैं। व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, तो HCl इज द एसिड, तो क्या होगा, ये बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 and plus H2O, it will form this one। हो गया। नाउ सेकेंड वन, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों आपको पता है कि इट इज द मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड्स बिहेव एज अ, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। तो अगर ये बेसिक इन द नेचर होगा तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, लेकिन सिंस ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो दिस Al2O3 will react with the base also, NaOH। is this possible? Definitely it is possible बच्चों। ये बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2, NaAlO2 प्लस H2। अब यहां से देखेंगे Al2O3, ध्यान देंगे एल्यूमिनियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, और यहाँ NaAlO2 प्लस H2O। अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो क्या होगा, Al2O3 और यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ 3HCl है, इसको आप यहाँ 2 कर दीजिए, तो एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो गई, 2 हो गई, क्लोरीन की संख्या 6 हो गई, यहाँ 6 कर देंगे, हाइड्रोजन 3। नाउ इट इज बैलेंस। व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन Al2O3, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो आप यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, बिकॉज 2 सोडियम 2 एल्यूमिनियम। नाउ ऑक्सीजन इज 3 + 2 5, ऑक्सीजन 2 2 आर 4 + 1 5, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो दीज टू रिएक्शंस आर बैलेंस। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखो बच्चा, ये Al2O3 यहाँ भी था, Al2 वहां भी था, दिस Al2O3 इज एक्टिंग विद द एसिड और दिस Al2O3 इज एक्टिंग विद द बेस, तो देयरफॉर वी कैन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड is an amphoteric oxide। Amphoteric oxides means which show the characteristics, the properties of acid and base both, इसीलिए हम इसको कहते हैं amphoteric oxide। Understood or not? लिख लो इसको, this reaction please write down। यहां आप लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं दिस इज amphoteric oxide। नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये देखो, यहां जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक, नॉन मेटेलिक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड एंड बेस। एज आई टोल्ड, आप भी जानते हो कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं। ऑलवेज जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इज मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन द नेचर। ऑलवेज मींस जनरली हमें कहेंगे एक्सेप्ट 2 और 3 ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर होने के नाते दे विल रिएक्ट विद द बेस। तो जस्ट टेक वन एग्जांपल, सपोज यू आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है, मैं बताया भी था एक दिन, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इनटू द वाटर तो देन इट फॉर्म्स द H2CO3। H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड। इसी के बेस पे हमें कह सकते हैं कि CO2 मींस नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन द नेचर। तो देन व्हेन CO2 विल रिएक्ट विद द बेस, this is acid, CO2 is acid means acidic in the nature, so then it will react with the NaOH and after that it will form sodium Na2CO3 बनाएगा बच्चों। This will form Na2CO3
एंड प्लस ये यहां से निकलेगा, देखेंगे Na2CO3 और प्लस इस कंडीशन में बनता। तो अब इसको जब बैलेंस करेंगे देखेंगे 2 सोडियम हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 सोडियम। ठीक है, कार्बन एक हो गया, कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन 3 + 2 4, हाइड्रोजन 2 और +2 इज इक्वल टू 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, दिस इज बैलेंस। अब इसको तो आपको लिखना है। आफ्टर दैट यहां लिखेंगे बच्चों नोट। ये ऐसे बहुत से रिएक्शंस होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस ट्राईऑक्साइड कुछ भी ले लेंगे। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, P2O5। P2O5 इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब आपसे पूछा जाए दिस इज एसिडिक इन द नेचर और बेसिक इन द नेचर, तो यू कैन से, अभी लिखना है इसको, P2O5 जो होगा बेटा ये क्या होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड बनाता है, और दिस एसिड इज नोन एज द H3PO4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फास्फोरिक एसिड। द नेम इज फास्फोरिक एसिड। तो जब ये फास्फोरिक एसिड होगा इसका मतलब ये किस नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। तो ऐसे मेनी मोर एग्जांपल्स यू कैन टेक। अब अगर आप इस P2O5 का रिएक्शन किससे करवाते बच्चों, किसी बेस से करवाते, तो जो कंपाउंड बनता वो क्या बनता, कोई सॉल्ट बनता। जैसे अगर एग्जांपल देखना हो तो उसके आगे लिख सकते हैं। सपोज के लिए हमने लिखा क्या, P2O5 प्लस, ये एसिडिक नेचर का होगा तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, Na3PO4। व्हाट विल फॉर्म, Na3PO4, जिसे कहेंगे सोडियम फास्फेट और प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, वी कैन ट्राई। देखो, 2 पोटेशियम है और वहां 1 पोटेश, सॉरी 2 फास्फोरस है, वहां 1 फास्फोरस है, तो इस 2 को आप क्या करोगे, 2 कर दोगे। सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 3 2R6। सोडियम की संख्या आप करोगे 3 2R6। हमारे पास अब ऑक्सीजन हो गया 5 और प्लस 6, 6 और प्लस 5 कितना हो गया, 11, और यहाँ हो गया 4 2R8। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ बचा 6 है, 6 को करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 5 और ऑक्सीजन 6, 11 हो गया। ऑक्सीजन हो गया 4 2R8 और 8 + 3 = 11। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, इट मींस व्हेन phosphorus pentoxide will react with the sodium hydroxide, it will form the sodium phosphate along with the water. It shows that is the metallic, sorry, non-metallic oxides are acidic in the nature. नाम लिख लो इसका, ये रिएक्शन पहले पिछला वाला लिखो फिर इसको लिखो। फर्स्ट नोट दिस वन, तब अभी नोट्स बताऊंगा क्या है। चलो लिख ही लो फिर। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ले लिया, हमने, सर Na2CO3 सॉल्ट है। हाँ बेटा, Na2CO3 सॉल्ट, CO हो गया, NO हो गया और H2O हो गया। ध्यान से देखना, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, NO इज, कौन बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बहुत होगा बेटा, NO, NO2, N2O, N2O5, N2O3, इसका पर्टिकुलर नाम कौन बताएगा। NO से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले जितने कंपाउंड हैं सबको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। निट्रिक जैसे, एसिड, क्या बेटा, निट्रिक ऑक्साइड। निट्रस, क्या बोल, नाइट्रस, सर निट्रिक। हाँ नाइट्रिक बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत अच्छा। इसका नाम क्या हो गया, क्या बोला, नाइट्रिक या नाइट्रिक बोलते हैं इसको, ऑक्साइड। बाकी सबके बारे में पता ही है। और अगर इसी में, ठीक है, CONO H2O, NO2 का नाम जानते हो, अलग से कहीं लिखेंगे। NO2 जो होता है बेटा उसको कहते हैं, सॉरी N2O जो होता है, इस N2O को क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो न्यूट्रल इन द नेचर। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। दिस इज नोन एज द नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नोन एज द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जितने थे CONO H2O और N2O एक्सेट्रा, ये क्या होंगे बच्चा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। They are known as the neutral oxide. Before that I told that is the non-metallic oxides are acidic in the nature, लेकिन ये ऑक्साइड्स है CONO H2O, ये क्या होंगे, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। मीन्स अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होंगे, ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना तो बेस से रिएक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप कहीं लिख लेंगे। इसको लिख ले बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अभी पहला एग्जांपल क्या बताया हूं, Al2O3। और क्या हो सकता है, जिंक ऑक्साइड होता है।
लेड ऑक्साइड होता है, टीन ऑक्साइड होता है, एक्सेट्रा। 1 2 3 4 है ना। ये 2 3 4 नाम आप याद कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे। जब दोनों की तरह बिहेव करेंगे तो ये क्या होंगे, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप क्या पढ़ना है बच्चों, देखो अब हमको पढ़ना है द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द पीएच वैल्यू। लेकिन उस पीएच वैल्यू के पहले मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, वो पहले पढ़ लें फिर पीएच वैल्यू स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने जो पिछला टॉपिक खत्म किया उसको बोलते हैं सॉल्ट, आपने खत्म किया। तो नाउ न्यू टॉपिक इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस या टेल द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्ट। जैसे आपने कोई सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट मींस वो एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, मेनी मोर सॉल्ट्स आर देयर। लेकिन ये जो सॉल्ट की बात हो रही है दैट इज आस्किंग अबाउट द नेचर। नेचर मींस जब आप कोई भी सॉल्ट क्या करोगे, वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यू विल गेट वन सॉल्यूशन। यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। इट मींस the solution, the nature of that solution will be acidic in the nature or basic in the nature या neutral in the nature, यही आपको बताना है। तो salt hydrolysis में हम लिख सकते हैं एक लाइन, when, क्या लिखेंगे बच्चों, when a salt is dissolved into the water तो then it gives a mixture of acid and base। ये एसिड और बेस का मिक्सचर देगा। तो इस एसिड और बेस में जिसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी वह सॉल्यूशन उसी नेचर का होगा। तो सबसे पहले हमें कहेंगे कि सॉल्ट जो होता है ये कितने तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट जो होगा बच्चा वो 4 तरह के हो सकते हैं। देखेंगे पहला टू, ध्यान देना ये जो NH4Cl मिलेगा दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। तो आप यहां एक एग्जांपल लिख सकते हैं NH4Cl। ठीक है, अब मैं इसको यहां से रब करूंगा। ओहो तो सब उड़ गया बच्चों, NH4Cl। और यहां हमने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकेंड वन, salts are of यहां ये आर हटा दे बेटा, क्या लिखेंगे, salts ऑफ, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था, इसको क्या करेंगे हम उलट दीजिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, आइए नीचे लिखूंगा उसको रब करूंगा मैं। वीक एसिड, वीक एसिड मतलब हो गया सपोज कर लिया आपने लिया CH3COOH ले लिया बच्चों। और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस सपोज कर लो यू हैव टेकन NaOH। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे CH3COOH प्लस NaOH तो देन दिस विल फॉर्म CH3COONA और प्लस H2O बनेगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा CH3COONA दैट इज द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें एग्जांपल लिख लेंगे CH3COONA। ठीक है, अब मैं इसको नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, ये हो गया। नाउ बेटा थर्ड वन, salts of weak acid and weak base। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस, इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो वीक एसिड क्या होगा, अभी अभी आपने लिखा वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया। और वीक बेस क्या हो गया बच्चों, वीक बेस अभी अभी आपने लिया था NH4OH, ये वीक बेस होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेस होते हैं। तो जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनेगा तो इट विल फॉर्म CH3COONH4। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनीबॉडी, इसका नाम बताएंगे आप। कोई है यहां बैठा हो जो बताएगा इसका नाम, व्हाट इज द नेम।
कोई मुझे सुन रहा है कि नहीं? हाँ, सब Yes, लोग। sir. तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना। एटलीस्ट यू शुड ट्राई। गलत ही बताओ, बहुत अच्छा होगा। गलत बताओगे तो पता चलेगा। अमोनियम एसीटेट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बता देंगे तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा, सर ये क्या बोलेंगे, आपस में क्या लोग बोले। जितना ही ज्यादा आप क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट होगे, उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होगा। गलतियों से ही लोग सीखते हैं। ठीक है। Sir, please tell the name again. अमोनियम बोल रहा हूँ, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट वन, सॉल्ट्स ऑफ। इसमें क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जांपल होगा, यू कैन टेक NaCl। NaCl एग्जांपल हो सकता है, KCl हो सकता है, Na2SO4 हो सकता है, मेनी मोर आर देयर। ये हमने एक एक एग्जांपल बताए हैं। तो अब इन चारों में से अभी आप लिखना, पहले मेरी बात सुनो। आउट ऑफ दीज फोर, जस्ट कीप इन माइंड ओनली द फर्स्ट थ्री टाइप्स। ये देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका हाइड्रोलिसिस होगा। These salts will undergo, या these salts undergo into the hydrolysis। आपको ये चौथा वाला जो मैं यहाँ पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इसको आपको लिखना है, the salts which are formed, the salts which are made up of strong acid and strong base will not, या they will not undergo into the hydrolysis process। तो salts of the strong acids and strong base not undergo in the hydrolysis process। और इनमें अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये पहले आप जानोगे। कोई एक एग्जांपल दे दिया और एग्जांपल देने के बाद पूछेगा कि बच्चों इसका नेचर क्या होगा, मतलब इसका जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, दैट एक्वस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन द नेचर, या बेसिक इन द नेचर, या न्यूट्रल इन द नेचर। तो पहले इसको लिख लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है। ये पहला टॉपिक था ना साल्ट। सपोज कर लिए आपने कोई साल्ट ले लिया, उसका नाम है BA, और दिस सॉल्ट इज फाउंड इनटू द सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब इस सॉल्ट को आपने पानी में डिसॉल्व किया, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस BA सॉल्ट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। और एज यू आर नोइंग दैट इज, जैसे ही पानी में आप इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो आयनों में टूटेगा तो क्या होगा, B+ और प्लस A-, ये दो चीजें मिलेंगी। ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ये देखेंगे, सबसे पहले इसको समझें कि BA कोई सॉल्ट है, और इस सॉल्ट को जब हमने पानी में डाला तो देन इट विल फॉर्म द BA मींस एक्वस सॉल्यूशन। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये B आयन कैटायनिक और एनायनिक, यानी कैटायंस और एनायंस मिलेंगे। तो इसी कैटायंस और एनायंस का हाइड्रोलिसिस होता है। इन्हीं आयंस का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है, कैटायंस और एनायंस का हाइड्रोलिसिस। देखो बेटा, ये जो B आयन था, ये क्या कर लिया, H2O से रिएक्ट कर लिया, तो क्या बनेगा, ये ध्यान देना। हम आपको 1 मिनट का समय देंगे, आपको सोचना है। दूसरा जो था, ये एनायन जो था, ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। इन दोनों पे जरा 1 मिनट का समय लेकर के सोचिए कि क्या क्या ये पॉसिबल हो सकता है। सर बी, पहले वाले में BOH+H। गुड, यहां बनेगा, आपने कहा कि ये बनेगा BOH प्लस, अब क्या बना बच्चा, H-, H+। H+ को आप जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन बनता है, एज यू आर नोइंग। हमने बताया था Yes, sir। जब आपको एसिड बेस और सॉल्ट बताया था कि जब ये आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन। तो बहुत अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वन इज टोटली करेक्ट। सेकंड वन में क्या होता है बच्चा, ये H और यह A मिल करके क्या बना लेगा, HA। ठीक है, और प्लस यहां से जब H निकलेगा तो क्या होगा, ये OH आयन बना लेगा। तो आपने देखा, एक में H आयन मिला, यहाँ क्या मिला, H आयन, और यहाँ क्या मिला, OH आयन। और आफ्टर द कॉम्बिनेशन दिस HA और OH आपस में मिलकर क्या बन गए, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। वो ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या वहां कितनी है बच्चों, इसको 2 कर दो।
हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 1 और प्लस 3 4, एक बी हो गया और 2 OH हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हो गया, नीचे वाला ऑलरेडी बैलेंस है। तो यही चीज आपको सीखनी है कि जो आपको सॉल्ट मिल रहा है वह सॉल्ट जब पानी में डिजॉल्व होगा तो क्या बनेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हमने यहां लिखा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सपोज करिए हमने कोई, और यहां आपको बताया हूं मैं कि आउट ऑफ दीज 4 दिस टाइप ऑफ द सॉल्ट विल नॉट गो इनटू द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। अब आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होगा, तो यू कैन से कि जब इसका आयनाइजेशन होता है तो जो आयंस मिलते हैं बच्चा वह बहुत 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 वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। ये देखो NaCl, NaCl का जब आयनाइजेशन होगा, जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने आपको बताया था कि HCl जब H आयन रिलीज करता था तो Cl आयन देता था। HCl को हम क्या बोलते थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और Cl आयन क्या होता था? वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता था। तो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक नेचर का होता है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे कि Na आयन और Cl आयन वीक नेचर का होगा, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब आइए सपोज कर लिया आपने पहला एग्जांपल ले लिया NH4Cl, और हमने एग्जांपल लिया था किसका बच्चा? कौन सा एग्जांपल लिया था? कुछ नहीं लिया था। आपने लिया था एग्जांपल NH4Cl, हो गया। प्लस इसको आपने पानी में डिजॉल्व करना है, तो जब ये पानी में डिजॉल्व होगा तो ये देगा बच्चा HCl प्लस NH4OH। am I right? दिस इज करेक्ट और नॉट? ये H इस Cl से रिएक्ट करेगा, HCl बनेगा, और NH4 यहाँ OH से रिएक्ट करके NH4OH बनेगा। ये भी क्या कर रहा है? हाँ, बैलेंस है। NH4 यहाँ से H निकला, यहाँ Cl हो गया तो HCl हो गया, और NH4OH हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अब आपको ध्यान देना बेटा, ये क्या करना है, पूछ रहा है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन यही रहेगा कि टेल या राइट द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यही क्वेश्चन है। तो इसका नेचर जो होगा वो आपको लिखना होगा। यहां लिखेंगे ये जो HCl है इसके नीचे लिखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, यू पीपल आर नोइंग, और दिस इज वीक बेस। ये क्या होगा? वीक बेस। और ये लिख तभी पाओगे जब आपको पता होगा। तो इन दोनों में से बच्चा किसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा दिख रही है? HCl की। किसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है? HCl। तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो नेचर होगा, किसका नेचर? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट विल बी एसिडिक इन द नेचर। अब बताओ समझने में कोई तकलीफ है कि फिर से समझाऊं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? विदाउट एनी हेजिटेशन सम मोर एग्जांपल्स विल डू। हम लोग जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लेंगे, दैट इज टोटली करेक्ट। कुणाल गुप्ता हैज टोल्ड। देखो ये FeCl3H2O, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। अब इसको आप बैलेंस करेंगे क्योंकि रिएक्शंस आप लिखेंगे तो बैलेंस करना होगा। FeOH होल थ्राइस, यहाँ आप लिख देंगे बच्चों, यहाँ 3 कर देंगे तो हटने की संख्या हो गई 3 2 और 6। अब ये बैलेंस हो गया। अब आप इसका नेचर देखेंगे, FeOH इज द बेस और HCl इज द एसिड। ये क्या होगा? वीक। और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो जिसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होती है उसका नेचर वैसे होगा। तो दिस इंप्लाइज इट इज एसिडिक इन द नेचर, दिस इज एसिडिक इन नेचर। यही चीज आपको पढ़ना है और यही चीज आपको जानना है। तो दिस इज नोन एज द एसिडिक इन द नेचर। सर एक बार आप ही बता देंगे दोबारा से? हाँ ठीक है बेटा। जैसे पूछेगा कि क्वेश्चन क्या रहेगा कि what will be the nature of the aqueous solution of the salt FeCl3, ये क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है और आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक एसिड मिलेगा, एक बेस मिलेगा। अब एसिड और बेस में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि किसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। जैसा मैंने यहाँ देखा, फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक नेचर का होता है और HCl स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। तो जिसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी उसका नेचर वैसा ही होगा। कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो आप, मान लो कोई वीक एसिड और वीक नेचर वाला, कभी कभी ये देखो यहां मैं लिखा था, सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। यहां देखो ध्यान से, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीकनेस वीक बेस, अगर इसका कोई सॉल्ट बनता है तो उसका नेचर एसिडिक नेचर का होगा। ये क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस का कोई सॉल्ट है, जैसे CH3COONH4, ये छोटी छोटी चीजें बेटा सब नॉलेज कलेक्ट करते रहो।
कि सर क्या पढ़ा रहे हैं उसको नोट करके रहें। आपने क्या बोला कि CH3 COONH4, इसको हमने क्या करा, H2O से हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या होगा क्या बनेगा, दिस विल फॉर्म CH3COOH और प्लस NH4OH। इसका नेचर क्या हो सकता है, कौन बताएगा, व्हाट शुड बी द नेचर? सोच के बताइए। सोचिए। क्या नेचर होगा, कौन बताएगा? अच्छा, वीक एसिड है और ये वीक बेस है। वन थिंग प्लीज कीप इन योर माइंड कि जब इस टाइप के सॉल्ट आपको मिलते हैं तो ये स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अब वो कैसे जानोगे आप, तो इसका मतलब हो गया कि जब स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रल। क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रल। एक चीज और ध्यान देंगे, इसका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी, एकदम परफेक्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे मैं जानूंगा, ध्यान से देखेंगे, ये CH3COOH और NH4OH दोनों ही वीक नेचर का है बेटा, बोथ ऑफ देम आर ऑफ वीक नेचर, बट आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों, ये वीक नेचर का है, भी वीक नेचर का है, लेकिन दोनों के जब हम स्ट्रांगनेस को कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी दैट इज समटाइम्स CH3COOH और NH4OH कि इसमें से किसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी, और वो स्ट्रांगनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो जिसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी, सपोज कर लो एसिटिक एसिड की स्ट्रांगनेस ज्यादा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, सपोज कर लो NH4OH की स्ट्रांगनेस ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और सपोज कर लो बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम नेचर, तो देन इट विल बी द न्यूट्रल। तो इसीलिए ये जो एसिडिक होगा तो स्लाइटली एसिडिक होगा, बेसिक होगा तो स्लाइटली बेसिक होगा और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल होगा। तो देयरफॉर आई हैव रिटन हियर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रल। तो ये जो तीसरे टाइप वाले सॉल्ट हैं ये क्या होंगे बच्चों, ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा था ये लगभग लगभग न्यूट्रल होते हैं, और चौथे वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो जस्ट राइट दीज पॉइंट्स। कहां अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला कि पीएच स्केल पढ़ाऊंगा, लेकिन पीएच स्केल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, पीएच स्केल पढ़ाने से पहले बताऊंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो आपको जानना जरूरी है, तो तभी आपको पीएच स्केल समझ में आएगा। तो टॉपिक होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको, इक्विलिब्रियम भी एक चैप्टर है जो आपके NSCJS के सिलेबस में है, वो सब सारी चीजें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इससे कोरिलेट करूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आयनिक यानी वाटर इज न्यूट्रल इन द नेचर, तो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर यहां से होगा H2O, इसको अगर हम आयनाइज करें तो किस में टूटता है, H आयन और OH आयन में। ठीक है, ये क्या बनेगा, H आयन और OH आयन में। यहां आपको इक्विलिब्रियम जानना है। इक्विलिब्रियम अब आपको समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का नाम कभी सुना है पहले? इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है बच्चा जो आपके NSCJS के सिलेबस में है। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सोच के बताओ। कोई बताएगा? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देख पाते हैं। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा स्टेज जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन
मतलब उसमें जो उसका रेट होता है, किसी रिएक्शन का जो रेट होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट जिस पोजीशन पे इक्वल हो जाए उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर हम दो रिएक्शन कर रहे हैं, दो रिएक्शन मतलब H2O का जब आयनाइजेशन हो रहा है तो ये चाइन और वो चाइन मिल रहा है बच्चा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और अगर हम इसी को बैकवर्ड रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो ये चाइन और वो चाइन दोनों आपस में मिलकर के फिर वाटर भी बन जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहां जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तब हम वहां क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान सुना, कौन सा है, हम किसी भी इक्विलिब्रियम में, किसी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, सुनाई दे रहा मेरी बात, लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ है मास एक्शन का। क्या होगा बच्चों, जो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दो, आओ देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है बेटा, और वो इक्वेशन इस टाइप का है, A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D, where A and B are the reactants, C and D are the products. Since this reaction is reversible reaction, means in equilibrium, हम इसको अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका ये क्या कहेंगे, K को क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K is known as the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ भी करेंगे। ये क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन, ये जो हम ब्रैकेट में कोई चीज लिख रहे हैं इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, जिसको आप दूसरे नाम में मोलैरिटी भी बोलते हैं, या इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। तो K की जो वैल्यू होती है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, उसको कहते हैं मोलर मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मासेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये सबसे पहले जान लें कि जब आप इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे किसी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो हमको ये रिलेशन मिलता है। यही चीज मैं यहां लिखा हूं कि K की जो वैल्यू होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। यहां ध्यान से देखेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। या तो आप इसको लिखो या तो आप इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो, वो दोनों का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। या ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है ये इसकी मोलैरिटी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलैरिटी, या इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम एक्टिव मास भी बोलेंगे, एक्टिव मास। ठीक है, और ये जो एक्टिव मास होता है ये क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी में, MOLARITY, ये कंसंट्रेशन टर्म से सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी चीज लेकर के घर नहीं जाओगे इन विच यू आर हैविंग द कंफ्यूजन। व्हाटएवर द टर्म्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल, एवरी टॉपिक, एवरी टर्म्स आई विल एक्सप्लेन। इसको बोलेंगे बच्चा कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, इसी तरह क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसी तरह से क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और इस कंसंट्रेशन ऑफ को हम इसको बड़े ब्रैकेट में जो रखे हैं उसको लिखते हैं एक्टिव मास, और एक्टिव मास को भी हम मोलरिटी या मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, एक्टिव मास या मोलर मास। अंडरस्टूड। तो ये चीजें आप नोट करेंगे। इसके अलावा आगे चले, अभी लिखना देखो, पिछला वाला जो स्लाइड था इसी स्लाइड को मैं आगे ले चल रहा हूं। यहां पे लिखा था K इक्वल टू एच आयन इंटू OH आयन अपॉन H2O। अब इसमें हमने क्या करना है, लिखेंगे सिंस concentration of H2O is constant। अब आप कहोगे कैसे, कांस्टेंट कैसे होगा, वुड यू लाइक टू नो। अगर मैं कहूं कि इसमें पानी है, वाटर है, तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा।
अब अगर आपसे कोई पूछे इन फ्यूचर कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर वाटर, तो क्या बताओगे? कभी पहले नाम सुना है मोलैरिटी का? यस सर। ठीक है, तो हम इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। इसकी मोलैरिटी क्या होगी बच्चों? सबसे पहले दैट नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गुड, मोलैरिटी होता है m इज इक्वल टू होता है n अपॉन v। नंबर ऑफ मोल्स, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, v को बोलते हैं मोलैरिटी। और ये नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इसको लिखते हैं w अपॉन m अपॉन v। और ये जो v होता है बेटा, ये क्या होता है? इन लीटर। यहां भी लिखेंगे इन लीटर। वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है। तो सपोज कर लीजिए आपको कितना लेना है, लेट v इज इक्वल टू 1 लीटर। आपने v को क्या कर लिया, 1 लीटर ले लिया। तो हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर की जो डेंसिटी होती कितनी होती बच्चा, कौन बताएगा? व्हाट Sir, वी one. 1, बहुत अच्छा। तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो डेंसिटी 1 होने के नाते वाटर का वॉल्यूम और मास दोनों सेम हो जाएगा। v इज इक्वल टू 1 लीटर। दिस इंप्लाइज, अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम वाटर ले लेते हैं तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1 लीटर आप वाटर ले लो इसी में, और इसको आप वेट करो तो यू विल गेट दैट इज 1000 ग्राम विल बी देयर। लेकिन अगर 1 लीटर आपने कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, ऑयल ले लिया, तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू 1000 ग्राम। उसका जो मास होगा वो कम होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो मास इज इक्वल टू 1000। इस वाले फार्मूले में आप पुट करेंगे क्या, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, W का मतलब आपने लिया 1000, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और डब्बा अपान एम, एम का मतलब होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 18 होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। आपको लीटर में लेना, कितना लिए थे आप? 1 लीटर। तो दिस इंप्लाइज हो गया 1000 बाई 18, दैट इज इक्वल टू 1000 बाई 18, और इसकी वैल्यू होगी 55.55। जो ये 55.55 होगा, ये इसका यूनिट होता है। या तो आप लिखें मोल पर लीटर, या तो लिखें कैपिटल एम। एम का मतलब हो गया मोलर, एम का मतलब हो गया मोलर। या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो दिस इंप्लाइज, आप इसको नीचे वाला दिख रहा है जो मैं लिखा हूं, इट इज विजिबल। यस सर। Yes, sir. तो ये 55.55 मोल लिखेंगे, मोल पर लीटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी यूनिट क्या होगी? यहां लिख दे रहा हूं 50, यहां लिखेंगे आर। 55.55, इसको हम लिखेंगे मोल पर लीटर, या 55.55 मोल पर लीटर नहीं लिखना, तो खाली डायरेक्ट आप कैपिटल एम लिख देंगे। तो ये जो 55.55 आया बच्चों, ये है कांस्टेंट है कि नहीं, जल्दी बताओ। इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती हो। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो आप कहोगे इट इज फिक्स, इट इज कांस्टेंट, व्हिच वैल्यू इज 55.55। तो यहां आपने लिखा H2O इज कांस्टेंट। इधर देखो, तो अगर इस कंसंट्रेशन ऑफ H2O का हम K में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो कुछ आपने लिखा था पहले, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू OH आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इस H2O का हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा? H आयन और OH आयन, हमने यही लिखा है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो, 2 कांस्टेंट्स आर देयर। यहां आपने लिखा कि नहीं लिखा, वेयर K इज, यहां क्या लिख देंगे बेटा, यहां लिखेंगे where K is क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। K is कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, जिससे हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां आपको लिखना है कि K इंटू H2O, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। या दिस इंप्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू, इसको कांस्टेंट की जब हम K डैश कर दें, K इंटू K डैश, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। और यू नो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, जब ये आयन और सॉरी K और K आयन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा, इसी को KW कहते हैं। W इज द सफिक्स, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? KW। 2 कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, और उसी को हम
आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यही जो KW आया इसी को हम कहेंगे वेयर KW की जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, किससे बना है, वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, यू कैन राइट। आयनिक प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अंडरस्टूड और नॉट? फिर से सुनिए, आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि KW इज डिफाइंड एज द product of the concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion. Understood? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो KW की वैल्यू होती है बेटा, इट इज ऑब्जर्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे ऑब्जर्व होती है? आपने अभी शुरू से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि वाटर इज व्हाट, वाटर इज व्हाट, न्यूट्रल इन द नेचर। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये सारे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा अभी। एट 25 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है बेटा। इट इज कैलकुलेटेड और इसकी जो वैल्यू पाई गई वह पाई गई 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। क्या वैल्यू पाई गई? ये जहां कंसंट्रेशन टर्म्स लगा है समझ जाओ, कंसंट्रेशन मतलब होता है कि मोलरिटी, और मोलरिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये कांस्टेंट होता है विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷। अब आपने यहां लिखा था बेटा कि KW की वैल्यू H आयन × OH आयन, ध्यान देंगे। तो जब इस दोनों की वैल्यू सेम है तो 1 × 10⁻⁷ into 1 × 10⁻⁷ that will be equal to the KW। तो यहां आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया कि KW की जो वैल्यू होगी, KW की वैल्यू आपने लिखा H आयन × OH आयन, ये आपने लिखा, और ये इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 × 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू भी होगी 1 × 10⁻⁷। तो कुल मिला के आपको एक वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू हो गई 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये आपको जानना जरूरी है, और ये ही क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, विच वैल्यू इज 1 × 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसी वैल्यू के बेस पे हम pH वैल्यू और pH स्केल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब जहां से मैंने स्टार्ट किया था बेटा, इसको आई होप यू शुड स्टार्ट राइटिंग। लिख लो बेटा। डन? Not done. The last one. अब इसके बेस पे एक चीज और लिख लो बच्चों, कि जैसे मान लो हमने यहां लिखा, कंक्लूजन क्या होगा कि अगर H आयन और OH आयन किसी भी सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, तब क्या होगा। सपोज कर लो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन की वैल्यू हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H आयन की जो वैल्यू होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस सब में आपको क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये जो होगा वो न्यूट्रल होगा, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर वो H आयन का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, OH आयन से कम है, तो उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी देख लेंगे कि 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो न्यूट्रल होगा। H आयन की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एसिडिक होगा, और H आयन की वैल्यू कम होगी, वैल्यू का मतलब उसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। डन? ये आगे चल के मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊंगा, और स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन बच्चा हम pH वैल्यू से फाइंड करते हैं। और सारी pH वैल्यू जो हम किसी भी सॉल्यूशन का, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में है, हम उस
सारे सॉल्यूशंस का पीएच फाइंड कर सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस का पीएच उसके एच आयन और OH आयन पे ही डिपेंड करता है। तो एच आयन और OH आयन का जो कैलकुलेशन किया गया वो कितने पे किया गया? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर या नीचे हम देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नीचे के मतलब जब हम ऊपर जाते हैं, तो ये पाया गया कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है, आपको आगे बताएंगे कि एच आयन और OH आयन का वैल्यू आया था 1 × 10⁻14, लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻12। तो आपको वो सब चीजें अभी नहीं पढ़नी है, आपको ये सब जो चीजें पढ़नी है, ये जो कैलकुलेशन किया गया वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया गया एच आयन और OH आयन की वैल्यू। जब कहीं आपको बताया जाएगा कि पीएच की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है बढ़ती है, तो वहां मैं आपको जो बताऊंगा पीएच, तो पीएच की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, गो अहेड। चलो अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। नया टॉपिक आपके लिए आ रहा, बहुत सारे लोग आप लोग सुने भी होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए एक टर्म जो आया उसको कहते हैं बच्चा पीएच स्केल। क्या आया? दिस कैन बी डन बाय पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या हुआ? पीएच स्केल किसे कहते हैं, या पीएच का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। या पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच स्केल का मतलब होता है बेटा कि अगर हम कोई एक स्केल बनाएं और इस स्केल पे हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो ध्यान से, यह एक स्केल है, पीएच स्केल जिसे कहते हैं। एक स्केल बनाया गया जिस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक का नंबर है, इसी को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच पेपर भी मार्केट में मिलता है, अब तो पीएच मीटर भी आता है। तो पीएच मीटर को पीएच स्केल से, तो उसके कलर से आप पहचानते हो। अब वो ट्रेडिशनल हो गया, पुराना हो गया। हम पीएच वैल्यू पीएच स्केल से फाइंड आउट करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉलिड स्टेट में नहीं, तो किसी भी सब्सटेंस का आपको पीएच फाइंड करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो पीएच स्केल से प्राप्त होता है, पता चलता है। पीएच मीटर को उसी सॉल्यूशन में डाल दीजिए। अब अगर ये है वाटर है, इसमें हमने पीएच मीटर डाला, तो पीएच मीटर जैसे डालेंगे बेटा उसका पीएच एग्जैक्ट 7 आ जाएगा। इसमें अगर हमने पीएच मीटर डाल दिया तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 7 आ जाएगा। एग्जैक्ट 7 आया तो ये बता रहा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो न्यूट्रल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। और अगर उसका पीएच 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और अगर उसका पीएच बच्चों 7 से बड़ा और 14 से कम होगा तो बेसिक नेचर का होगा। ये पीएच स्केल कहता है। तो पीएच स्केल से हम किसी भी एसिड या किसी बेस का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर प्राप्त करते हैं, जानते हैं। लेकिन अब पीएच स्केल से हम पीएच वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो पीएच वैल्यू क्या होता है, आइए देखते हैं। ये सब लिखेंगे आप लोग, परेशान मत होइए। हम देखेंगे व्हाट इज पीएच वैल्यू। पीएच का फुल फॉर्म कोई बताएगा? कहीं सुना है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। गुड, और कोई लोग बताओ। ये किसने आंसर दिया? कुणाल ने? कौन बोला है? Sir, potential of सर hydrogen. मी मी मतलब बोलू, नाम बोलू। सर गुंतस। मुंतस, ठीक है। Sir, potential of hydrogen. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक ने बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे ने बोला पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों नहीं है। क्या है पीएच मतलब? हम यहां लिखेंगे बेटा, थोड़ा टेढ़ा नाम है, पुइसेंस। PUISSANCE, पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड आर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुइसेंस है ये क्या है बच्चा? फ्रेंच वर्ड है और ये है जर्मन। ध्यान से देखेंगे, अगर हम पुइसेंस की बात करते हैं, पुइसेंस एक फ्रेंच वर्ड है और पोटेंस जो है जर्मन वर्ड है। इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं मतलब इन दोनों का हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पी का मतलब क्या हो गया, तो आप पावर नहीं बोलेंगे।
P का मतलब P is not standing here for power. P is standing here for puissance. P is standing here for the potence. Puissance is the French word, potence is the German word. और इन दोनों का इंग्लिश में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH मीन्स क्या बोलेंगे? पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, विच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम pH की वैल्यू बात करेंगे। pH वैल्यू हम बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो pH का, तो क्या लिखेंगे? pH वैल्यू क्या होगा डेफिनेशन? pH इज नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉ पढ़े हो तुम लोग? सर 10th का टॉपिक अगर आता है। क्या बेटा? सर बेसिक आते हैं। सॉरी, सर बेसिक आते हैं, तब भी मतलब क्या होता है लॉग का। ये क्या लॉग? यस सर। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब सुने हो कि नहीं सुने हो? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो जिसकी जरूरत है मैं आपको बताऊंगा। pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, टू द बेस 10। आओ देखते हैं। तो जब pH को हम फॉर्मूले में उतारते हैं तो pH की वैल्यू होती है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो बेटा मैं लिखा हूं वही है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ HN टू द बेस 10। क्या होगा? pH की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। लॉग जब निकालते हैं तो लॉग बेस ई या लॉग बेस 10 निकालते हैं। व्हेन यू विल सी द लॉग टेबल, लॉग टेबल कभी कभी देखोगे लैब मैनुअल के पीछे लिखा होता है या किसी किसी बुक्स में दिया होगा, या क्लास 10th में लॉग पढ़ोगे तो दिखेगा। तो लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है? लॉग बेस 10 होता है। तो जितनी भी लॉग की वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो बेस 10 पे ही आती है। तो pH इक्वल टू क्या होगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दो तीन वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं, वही आपके कैलकुलेशन में काम आने वाली है। देखो जो एग्जांपल्स हैं, देखो लॉग, अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है जिसका बेस क्या है? 10 हो, तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है बेटा? लॉग 1 की वैल्यू अगर कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0। लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है? बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 2। या लॉग 1000 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए बेस 10, तो इसकी वैल्यू होती है 3। कहीं आता है तो लिखना है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। या और जो इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स आपके आने वाले हैं, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू, ये वैल्यू आप नोट कर लेंगे। log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, ये पूछेगा तो होता है 0.3010 और इसकी वैल्यू होती है 0.4771। तो आपको मेनली यही दो पॉइंट याद करना होगा, यही दो चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3। और log 10 की वैल्यू हमेशा 1, 10 एक के बाद जितना 0 1 हो गया, एक के बाद 2 0 2 हो गया, एक के बाद 3 0 हो गया तो 3 हो गया। और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। log 2 और log 3 की वैल्यू, और बीच बीच में जब कैलकुलेशंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि log को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको लिख लो बेटा।